जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीएसी ने अप्रूव किए 50,000 करोड़ रुपीस तक के खरीद प्रस्ताव। नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट पहुंचा रिमपैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। डीआरडीओ बना रही है पॉलीमर केस वाला एम्यूनिशन। भारत के यूएवी ने अलास्का में किया परफॉर्म। और ऑपरेशन सिंदूर के नाकामे के बाद पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने लॉन्च करी रॉकेट फोर्स। तो जैसे कि उम्मीद थी, आज 3 जुलाई को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डीएसी ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए 52,000 करोड़ रुपीस तक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें शामिल है भारतीय सेना के लिए एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जिसका नाम है आकाश तरंग, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, टैंक्स के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स और जेट बेस कामिकाजे ड्रोन सिस्टम्स। जबकि नेवी के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, नेवल शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रपल्शन सिस्टम्स के लिए लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी को स्थापित करना, तो इस वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। और जबकि भारतीय वायुसेना के लिए फिक्स विंग बेस्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम्स और अन्य प्रपोजल्स को अप्रूव किया गया है। लेकिन वो अन्य प्रपोजल्स कौन से हैं, तो उसके बारे में रक्षा मंत्रालय की ऑफिशियल प्रेस रिलीज में स्पष्ट नहीं किया गया है। और ये जो हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम है, तो इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये एक सोलर पावर्ड यूएवी होगा जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में ऑपरेट करेगा और एक तरह से सैटेलाइट और ड्रोन्स के बीच में जो सर्विलेंस का गैप है उसको फिल करेगा। और इस तरह के प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए भारत में 2 अलग अलग परियोजनाएं भी चल रही हैं। बाकी कल जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उनमें कहा गया था कि आज जो डीएसी की मीटिंग हुई है उसमें रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना के लिए हैमर एयर टू ग्राउंड प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस और वर्बा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की खरीद को भी मंजूरी दे सकती है। लेकिन आज डीएसी ने जिन प्रपोजल्स को अप्रूव किया है उसके लिए जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज सामने आई है उसमें एयरफोर्स के लिए केवल हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है और बाकी प्रपोजल्स कौन से हैं उसको स्पष्ट नहीं किया गया है। और न ही ये स्पष्ट किया गया कि ये खरीद किस कैटेगरी के तहत होने वाली है, क्योंकि जितने भी प्रपोजल्स अप्रूव हुए हैं तो उनमें से जो अधिकतर सिस्टम्स है वो भारत ने स्वदेशी तौर पर भी बनाए हैं। डीआरडीओ स्मॉल आर्म्स के लिए एक न्यू जनरेशन के पॉलीमर कार्ट्रिज वाले एम्यूनिशन को विकसित करने पर काम कर रही है, जो कि ट्रेडिशनल ब्रास की बनी हुई कार्ट्रिज केसेस को रिप्लेस करेगी, जो कि लगभग 200 वर्षों से इस्तेमाल होती आ रही है। और इससे पहले कि अगर आप ये समझें कि क्या पूरी बुलेट ही प्लास्टिक की बनने वाली है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कार्ट्रिज केस है केवल उसे ही हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर फाइबर से बनाया जाएगा। बाकी जो बुलेट होती है जिसे प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं वो वैसा ही रहेगा और जो बेस रिम है वो भी मेटल का ही रहेगा। बाकी कार्ट्रिज केस को हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर फाइबर से बनाने का उद्देश्य यह है कि पॉलीमर केसेस ब्रास के कंपैरिजन में 25 से 30% हल्के होते हैं, जिससे ओवरऑल बुलेट का वेट कम होगा, जो कि सोल्जर्स को कैरी करने में और आसानी रहेगी। और केवल वेट ही नहीं बल्कि ब्रास वाली कार्ट्रिजेस की तुलना में इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी सस्ती होने की उम्मीद है। और ये भी कहा गया कि जो पॉलीमर है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करेगा, वेपन में कम हीट भेजेगा, जिससे सस्टेन्ड फायरिंग के दौरान जो ओवर हीटिंग है वो भी कम होने में मदद मिलेगी। बाकी ऑब्वियसली इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा ताकि फायरिंग के समय जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है उसको ये आसानी से झेल सके और साथ ही लोडिंग और एक्सट्रैक्शन के समय रिलायबल रहे। और ये वेट और लॉजिस्टिकल एडवांटेजेस के चलते यूएस जैसी कंट्रीज भी इस तरह के पॉलीमर केस्ड एम्यूनिशन को टेस्ट कर रही है और उसको इंट्रोड्यूस करने की तैयारी भी कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन सोल्जर्स का कॉम्बैट लोड कम होगा या अगर जरूरत पड़ेगी तो सेम वेट के लिए और अधिक एम्यूनिशंस को कैरी किया जा सकेगा, और वो भी बिना बुलेट की परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज़ किए। और इस परियोजना को डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एग्जीक्यूट कर रही है। और इस परियोजना के तहत इनिशियली फोकस किया जाएगा पिस्टल्स, कार्बाइंस और राइफल्स जैसे स्मॉल फायर आर्म्स के लिए पॉलीमर केस्ड एम्यूनिशन को डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए। और अगर ये सफल रहता है तो बाद में से बड़े कैलिबर वेपन्स में भी एक्सपेंड किया जाएगा। और ये जो पॉलीमर केस्ड एम्यूनिशन है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में पीसीए कह सकते हैं, तो ये उन प्लास्टिक बुलेट से बहुत ही अलग है जो कि काफ़ी लंबे समय से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस्तेमाल करती आई हैं। क्योंकि जो प्लास्टिक बुलेट्स होती हैं जो कि आमतौर पर क्राउड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो उनका जो प्रोजेक्टाइल होता है तो वो भी प्लास्टिक और हार्डन्ड रबर से बना होता है और वो नॉन लीथल होती हैं। भारत के केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए एक कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और जिसमें एमका की फ्लाइट टेस्टिंग और एयर स्पेस रिक्वायरमेंट्स के लिए सीमलेस कोऑर्डिनेशन को सुनिश्चित किया जाएगा। और उनका ये कहना है कि स्टेक होल्डर्स के साथ वे बहुत ही क्लोजली इस पर काम कर रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारा ये फ्लैगशिप डिफेंस प्रोग्राम है तो इसके डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज के दौरान कोई भी लॉजिस्टिकल हर्डल्स ना आए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय नौसेना का P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट
रिम्पैक एक्सरसाइज के 30वें एडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हवाई पहुंच चुका है। और जो रिम्पैक है वो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज मानी जाती है। और भारतीय नौसेना का ऐसा पार्टिसिपेशन उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि भारत एक फ्री, ओपन और एक रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि इंडियन ड्रोन फर्म आइडिया फोर्ज के स्विच और नेत्र V4 प्रो यूएवीज ने अलास्का के माइनस टेम्परेचर में एक रिगरस फ्लाइट टेस्टिंग और डेमोन्स्ट्रेशंस को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है। और ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं ये आर्कटिक ड्रोन इंटीग्रेशन सेल 11th एयरबॉर्न डिवीजन की 1st इन्फेंट्री ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के कोलैबोरेशन के साथ कंडक्ट किए गए थे। कहने का मतलब ये कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम ऑपरेशनल इन्वायरमेंट्स में भारत के इन स्वदेशी यूएवीज ने अपनी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया है। और कंपनी के मुताबिक इन प्लेटफॉर्म्स ने बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के एक फुल फ्लाइट इंड्योरेंस को डिलीवर किया था। भारतीय प्रधानमंत्री की अपकमिंग इंडोनेशिया विजिट के दौरान भारत और इंडोनेशिया एडिशनल ब्रह्मोस मिसाइल्स की सेल को डिस्कस कर सकते हैं। और द ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे कि इनिशियली इंडोनेशिया सिंगल ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी को लेकर डिस्कशन कर रहा था और इसके लिए एक शुरुआती प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क को इस वर्ष मार्च में फाइनल भी किया गया है, लेकिन अब इंडोनेशिया और भी अधिक संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल्स को खरीद सकता है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जहां अभी हाल ही में पाकिस्तान के मंत्रीगण इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर अलग अलग तरह के बयान दे रहे थे, कभी कह रहे थे हमारा पानी रोका तो हम हाथ काट देंगे, तो कभी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भीख मांगते हुए दिख रहे थे, कभी कह रहे थे वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा अगर ट्रीटी मेंटेन नहीं रही तो। और इस तरह के और भी अतरंगी बयान पाकिस्तान की तरफ से हाल फिलहाल में देखने को मिले थे। और पाकिस्तान की इन सभी बयानबाजी पर भारत की तरफ से ऑफिशियल प्रतिक्रिया आई है, जिसमें पाकिस्तान की इन सो कॉल्ड वार्निंग्स का जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से फिर से दोहराया है कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेगी और भारत की पोजीशन इस पर कंसिस्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्पॉन्सर करना जारी है। इसके अलावा एक जानकारी ये सामने आई है कि पाकिस्तान बेस्ड सुअरों के संगठन जैश के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पकड़ा गया है। और आगे की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गुजरात में जैश के बिहाफ में सक्रिय रूप से आतंकी नेटवर्क को स्थापित करने का कार्य कर रहे थे। और इन आरोपियों की पहचान हुई है अहमद इब्राहिम मुदस्सिर, जकारिया दुरानी, मुफ्ती फौजान, मोहम्मद आमिन शेरा, मोहम्मद अब्दुल और बिलाल मोहम्मद। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में अपने नाकामी देखने के बाद अब पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड को लॉन्च किया है और पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स चाइनीज रॉकेट फोर्स से इंस्पायर्ड है। एक और अपडेट है कि ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस से प्रभावित होने के बाद अब पाकिस्तान सक्रिय रूप से टर्की के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को इवेलुएट कर रहा है, और वो भी इस उम्मीद के साथ कि अगर भविष्य में कोई और कॉन्फ्लिक्ट होता है भारत के साथ तो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस टर्की के सिस्टम्स ना करें। एक और अपडेट है कि अफगानिस्तान के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट के चलते अब जो पाकिस्तान है वो अपने कुछ मिसाइल्स के जो नाम है उनको फिर से रीनेम करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें उनकी गजनवी, गौरी, अब्दाली ये मिसाइल्स मुख्य रूप से शामिल हैं। बाकी एक जानकारी ये सामने आई कि गुरुवार को यूएन हेडक्वार्टर्स के बाहर एक तिब्बतन एक्टिविस्ट ने अपने आप को आग लगा ली थी और इस घटना ने एक बार फिर से यूएन का ध्यान तिब्बत की तरफ खींचा है। वो तिब्बत जहाँ पे चाइना द्वारा लगातार ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है और तिब्बत के लोग जो कि इतने वर्षों से चीन से उनकी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और चीन भले ही अपने प्रोपेगेंडा के माध्यम से ऐसा दिखाने का प्रयास करता है कि वो तिब्बत में बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ की पॉवर्टी उसने बहुत कम कर दी है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए हैं, और इन सब प्रोपेगेंडा के आड़ में जो चीन है वो तिब्बत के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटाने में लगा हुआ है और तिब्बत की स्वतंत्रता बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए आज कमेंट सेक्शन में फ्री तिब्बत लिखना ना भूलें। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन सुमित रॉय वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1948 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान कैप्टन मनोज कुमार पांडे वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को नौशेरा का शेर का टाइटल क्यों दिया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।